नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, विस्तारकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। ट्रांसपोर्टर और वाहन चालकों की हड़ताल को लेकर परिवहन सचिव की आपात बैठक। हड़ताल के बाद उत्तराखंड रोडवेज शुरू, निजी ट्रांसपोर्ट चालकों को दी जाएगी सुरक्षा। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताई अपनी प्राथमिकताएं। महिलाओं, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रोड एक्सीडेंट, यात्रियों और पर्यटक की सुविधा पर रहेगा फोकस। नई कानून की पुलिस जवानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रुद्रपुर से सेक्सटोर्शन में महिला समेत व्यापारी नेता गिरफ्तार। बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर मांगते थे रंगदारी। कोहरे के आगोश में मैदानी इलाके, मौसम विभाग ने कुछ दिन और कोहरे का अलर्ट किया। जनजीवन प्रभावित। बढ़ती ठंड ने मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ाई। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा विस्तारकों की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अपनी विधानसभा के लिए रवाना किया। हमारे 70 विधानसभाओं में हमने अपने पूर्णकालिक दिए और सबको बाइक पिछले चुनाव में हमने दी थी। इस बार में हमने बाइक दी क्योंकि आखिरकार भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। पहाड़ के जो विधानसभाएं होती हैं प्रत्येक घर तक पहुँचे, सब तक जाए। पार्टी के सारे कार्यक्रम की रचना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस दृष्टि से आज ये बाइक हमने रवाना की है। आज से सब लोग विधानसभा क्षेत्र में निकल चुके हैं। बिल्कुल, हम लोग हर घर तक जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग हमें मिलते हैं तो हम सरकार की योजनाओं का लाभ उनको बताते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना या आयुष्मान कार्ड जो भी है, इन सब की जानकारी हम लोग प्रत्येक परिवारों को देते हैं। जिन्हें लाभ नहीं मिला उनको इसका लाभ मिले, हम लोगों को इसलिए ही भेजा जाता है कि ये सब काम हम उन लोगों को बताएं। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक दुर्गेश्वर लाल का वन विभाग के मामले में समझौता हो गया है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने मंगलवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया था। इस घटना से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया था। इस मामले को लेकर पुरोला विधायक दुर्गेश लाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि क्षेत्र की समस्या को लेकर विधायक अपने मंत्री के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंत्री और विधायक से बात हो गई है। सभी को कहा गया है कि अनुशासन के दायरे में रहकर ही काम किया जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण न हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है। गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया। सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री से भी कहा। आज हमारी बातचीत हुई। इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है। निश्चित के समाधान के रास्ते बनेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भैया हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया
क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए जो भी कुछ चीजें हैं करेंगे। हिट एंड रन कानून वापस लेने के सरकार के आश्वासन के बाद जहां बुधवार को रोडवेज के लोहाघाट डिपो के वाहन चालकों के ड्यूटी पर लौटने से जनता ने राहत की सांस ली, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम ने लोहाघाट डिपो को 2 दिन के भीतर लगभग 12 लाख रुपए से अधिक का नुकसान भी उठाना पड़ा है। बुधवार को रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के लोहाघाट डिपो के अध्यक्ष जगदीप जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को वापस लेने का आश्वासन देने के बाद रोडवेज के वाहन चालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, जिस कारण बुधवार से लोहाघाट के रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। हिट एंड रन का जो कानून भारत सरकार द्वारा चालकों के लिए बनाया गया था, अभी उसमें एक आश्वासन दिया गया है जिससे हम लोग अभी उस समय तक संतुष्ट हैं और अपने अपने कार्य पर वापस आ गए हैं। तो अगर होगा इसमें उसके बाद में अगर ये आश्वासन जो हमें दिया गया है चालकों को, अगर कार्रवाई नहीं होती है, कानून वापस नहीं होता है, तो पुनः फिर उसके बाद आंदोलन या चक्का जाम की स्थिति फिर बनेगी। इसमें कह रहा हूँ कि जो ये हिट एंड रन उसमें हड़ताल में थे सब चालक रोडवेज के सब आगे हैं, अपनी अपनी ड्यूटी में आगे हैं और अपने ड्यूटी में आगे हैं। जैसे पूरा संचालन आज चल जाएगा, बताइए पूरा सुधार रहेगा। आज कितनी यहाँ से 15 बजे चलती है लोहाघाट से हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल, सब सुचारू रूप से सारी बसें अपने मार्ग में जाएगी। हिट एंड रन कानून वापस लेने के सरकार के आश्वासन के बाद जहां बुधवार को रोडवेज के लोहाघाट डिपो की वाहन चालकों की ड्यूटी पर लौटने से जनता ने राहत की सांस ली, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो को 2 दिन के भीतर लगभग 12 लाख रुपए से अधिक का नुकसान भी उठाना पड़ा है। बुधवार को रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की लोहाघाट डिपो के अध्यक्ष जगदीश जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून को वापस लेने का आश्वासन देने के बाद रोडवेज के वाहन चालकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, जिस कारण बुधवार से लोहाघाट से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। वहीं आज लोहाघाट से सभी बस सेवाएं अपने निर्धारित समय पर संचालित हुई और बस टैक्सी सेवाएं शुरू होने से यात्रियों के साथ परिवहन निगम ने भी राहत की सांस ली। रन का जो कानून भारत सरकार द्वारा चालकों के लिए बनाया गया था, अभी उसमें एक आश्वासन दिया गया है जिससे हम लोग अभी उस समय तक संतुष्ट हैं और अपने अपने कार्य पर वापस आ गए हैं। उसके बाद में अगर ये आश्वासन जो हमें दिया गया है चालकों को, अगर कार्रवाई नहीं होती है, कानून वापस नहीं होता है, तो पुनः फिर उसके बाद आंदोलन या चक्का जाम की स्थिति फिर बनेगी। ये हिट एंड रन उसमें हड़ताल में थे सब चालक रोडवेज के सब आगे हैं, अपनी ड्यूटी में आगे हैं। चलती है लोहाघाट से हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी, नैनीताल, सब सुचारू रूप से सारी बसें अपने मार्ग में जाएगी। देश भर में पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही। इसी को देखते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। हालांकि इस दौरान सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। रन मामले में सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए, बिना किसी भी प्रतिनिधि संगठन जो हमारे तमाम देश के अंदर ट्रांसपोर्टर्स के संगठन हैं उनसे बिना बातचीत किए जिस प्रकार से हिट एंड रन मामले में भारी भरकम जुर्माना और सजा का प्रावधान किया है, उसके कारण पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स में
पूरे देश भर के विशेष तौर पे ड्राइवर्स के अंदर आक्रोश है। जो 2 दिन का चक्का जाम हुआ उसका नतीजा ये रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। सरकार पहले बातचीत कर लेती तो अच्छा रहता। सरकार जब कर देती है उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, उसके बाद रोल बैक करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये अनुचित है। सरकार ने जो निर्णय किया है, जो कानून पास किया है, उसको संशोधित करना चाहिए। नगर निगम देहरादून में ऐप के माध्यम से भी टैक्स को जमा किया जा सकता है। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्योली ने बताया कि ऐप के माध्यम से भी लोग बढ़ चढ़ कर टैक्स को जमा करा रहे हैं और काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यदि बात ऑनलाइन टैक्स जमा की करें तो प्रत्येक महीने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग टैक्स को बढ़ चढ़ कर जमा करा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे ऐप के माध्यम से और ये ऑनलाइन भी लोग बढ़ चढ़कर टैक्स जमा करा रहे हैं और प्रत्येक माह में लगभग हमारा जो है 50 लाख के करीबन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हमारा जो है टैक्स ऑनलाइन भी जमा होता है और ऐप के माध्यम से भी लोग अपना जमा करा रहे हैं। लोहाघाट नगर के शीतला माता मंदिर के पास पीडब्ल्यूडी की नाली लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिस कारण गंदा पानी व्यापारियों की दुकानों के आगे जमा हो रहा है और कई लोग क्षतिग्रस्त नाली में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। वहीं आज व्यापारियों ने अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में नाली निर्माण की मांग करते हुए पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोरखा और व्यापारियों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी से कई बार नाली निर्माण की मांग करी गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण नहीं होने से कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। उनकी दुकानों के आगे गंदा पानी हर वक्त जमा रहता है। साथ ही पास देने में कई दुपहिया वाहन चालक इस स्थान में गिरकर चोटिल हो गए हैं। वहीं आक्रोशित व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द नाली निर्माण नहीं किया गया तो व्यापारी चक्का जाम करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सही करो नाली सही करो, सही करो सही करो नाली को सही करो। पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सही करो। प्रकार से देखा जाए मेन रास्ता है और साथ साथ में कंजेस्टेड जगह यहाँ पे है और यहाँ पे इन व्यापारियों की दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो नाली मेन नाली आ रही है और इसका गटर का पानी यहाँ पे खुले में बह रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बना के छोड़ दिया गया है और व्यापारियों ने बार बार यहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से उन्होंने 3-4 बार प्रदर्शन भी किया और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग में उनके कानून में जू तक नहीं रहेंगी। तो अब हमारा ये कहना है कि अगर जल्द से जल्द अगर यहाँ पे ये नाली ठीक नहीं की गई तो हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग और ये प्रशासन की होगी। इससे मांग है संपादक साहब, नाली बननी चाहिए यहाँ पे। तो में हमने बार बार ज्ञापन भी दिया, मौखिक रूप से भी बता रखा है, वो सुनने को तैयारी नहीं है। अब आप अपने माध्यम से हमारी बात मान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। 2024 की प्राथमिकताओं को लेकर उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकता बताई, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, रोड एक्सीडेंट, यात्रियों की सुविधाएं, राष्ट्रीय खेल का सफल आयोजन, चारधाम और कावड़ यात्रा में यातायात और सुरक्षा दुरुस्त बताया है। साथ ही कहा है कि आपदा को लेकर उत्तराखंड पुलिस 24 घंटे अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र में SDRF बटालियन का गठन होगा। इसके साथ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, साइबर क्राइम को रोकना होगा, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रखने की बात कही है। उनका
उनका कहना है कि उत्तराखंड पुलिस अपनी प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आने वाले दिनों में नए कानून की पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी मजबूत करने पर फोकस रहेगा। बता रहे हैं एनसीआरबी के जो पिछले वर्ष के आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पे आई थिंक उत्तराखंड पुलिस का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसमें हम निरंतर इसको सुधारने का प्रयास करते रहेंगे। और मेरा मतलब अपना हमारी पूरी टीम का एक तरह से ये लक्ष्य है कि जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के, जो पूरे देश भर में जिन पे एनसीआरबी काम करती है या भारत सरकार के जो मानक है, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस देश की यथासंभव टॉप 5 पुलिस फोर्सेस में हम अपना स्थान बनाएं। तो ये हमारा एक तरह से इसको कहिए एक लॉन्ग टर्म गोल है कि हर फील्ड में, चाहे वो प्रॉपर्टी की रिकवरी हो, चाहे वो केसेस का वर्कआउट रेशियो हो, चाहे वो कन्विक्शन का रेट हो, यही सारे मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं पुलिस परफॉर्मेंस के क्राइम के फ्रंट पे। तो इसमें हम लगातार देश की टॉप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में बाहरी लोगों की कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगाने के फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय सख्त भू कानून की दिशा में प्रभावी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मूल निवास और सख्त भू कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से गंभीर है। महेंद्र भट्ट ने इसे राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप और सख्त भू कानून के प्रति बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समाज के बीच से आने वाले मुद्दों को वो गंभीरता से लेकर तत्काल उचित और प्रभावी कदम उठाते हैं। ये सब हर राज्य के अंदर स्थापित है। दिल्ली में भी अगर उत्तराखंड के किसी के बेटे का जन्म होगा तो दिल्ली सरकार उसको स्थायी निवास देने रोक नहीं सकती है। ये विषय ये भारत के संविधान में मूल निवास स्थायी निवास की व्यवस्था है, हम उस पर अपने आप को रखते हैं। यहाँ ठीक है कि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर बहुत सी बातें इस रूप में आती है कि अभी स्थायी निवास का जो पैमाना है जो है वो किस आधार पर, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी, वो सबके सामने होगी। राजधानी देहरादून में ओएनजीसी ग्रीन हिल्स तेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का उद्घाटन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पैथोलॉजी लैब वैन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देहरादून जिले के दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य का अतिरिक्त लाभ देगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ONGCCSR के माध्यम से लगातार सामाजिक दायित्व के कार्यों को करती है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए संस्था को शुभकामनाएं देते हुए ऐसी जन कल्याणकारी लाभकारी परियोजनाओं के लिए भविष्य में भी अपने सहयोग का आश्वासन दिया। ये समाज सेवा के अंदर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा एक मेडिकल एम्बुलेंस जो विभिन्न प्रकार की जांच वहीं पर करेगी, दूर सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। मेरे प्रयास से ओएनजीसी के माध्यम से वो वैन मिली है। अभी मैं उसका उद्घाटन करके ही आ रहा हूँ। वो वैन आज लॉन्च हुई है और बहुत अच्छा ओएनजीसी के अधिकारियों का, विवेकानंद फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की बैठक हाल ही में काशीपुर में आयोजित की गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विधानसभा में विस्तारकों, पार्टी के पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हुई है। ये बैठक लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 4 जनवरी को सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक देहरादून में भी की जाएगी। लोकसभा की दृष्टिकोण से हमारी बैठक थी, मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव केंद्रित बैठक थी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा की कार्य योजना के लिए हम लोग 7 तारीख को अपने सभी सांसद, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रीगणों के साथ हम बैठक करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से उस बैठक में रहेंगे, हमारे दुष्यंत गौतम जी बैठक में रहेंगे। इससे पूर्व 4 तारीख को भिन्न भिन्न मोर्चों की हमारी अनेकों कार्यक्रम इस बीच आए हैं। मोर्चों की संयुक्त बैठक हम लोग 4 तारीख को यहाँ करने वाले हैं देहरादून के अंदर, और कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी जनवरी का माह, फरवरी मार्च तक के कार्यक्रम से पूरे कार्यक्रम देंगे।
खटीमा विकासखंड के क्षेत्रीय पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी की अध्यक्षता में मंगलवार को आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में पेंशन, राशन, सड़क, बिजली, अतिक्रमण, जमीनी विवाद आदि से संबंधित 26 शिकायतें एवं मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। एडीएम महोदय को शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि नगर पालिका में कई सालों से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसे डोर टू डोर का जो ठेका उसका 13 लाख रुपए हर महीने ठेकेदार को पेमेंट किया जा रहा है, जो कि ठेकेदार के पास इतना साधन भी नहीं है, जो कि नगर पालिका के अंतर्गत जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से कोई साधन नहीं है और ठेकेदार को नगर पालिका द्वारा लाभ पहुँचाया जा रहा है। इसकी मैंने कई बार शिकायतें कर चुका हूँ। खटीमा एसडीएम महोदय ने उसके क्या नाम है पेमेंट पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी पेमेंट कर दिया गया और लगातार शिकायत करने पर आज तक कोई भी नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। संबंधित समस्याएं हैं, किसी का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है, किसी आंदोलनकारी को पेंशन नहीं मिली है, कुछ नगर पालिका की कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। तो वर्तमान में हमारे एसडीएम जो हैं वो नगर पालिका के प्रशासक भी नियुक्त हो चुके हैं। तो एसडीएम साहब से कहा गया है कि वो व्यक्तिगत रूप। खबरों से पहले सीधा रुख